नमस्कार आदाब, मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। अपने हर एक लफ्ज़ का आईना हो जाऊंगा, अपने हर एक लफ्ज़ का आईना हो जाऊंगा और उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। जी हां, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो एक लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं और अपने एक जीवन काल में मास्टर रहे हैं और शिक्षक रहे हैं, लोगों की सेवा की है। 1996 में छोटे लाल गंगवार एक बड़े लीडर हैं और एक एमएलए रहे हैं। 1996 से 2002 तक लीडर एमएलए रहे हैं नवाबगंज विधानसभा से, जिन्होंने भगवत शरण जो कि पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के, उनको एक लंबे अंतर से शिकस्त दी थी। अगर बात करें नवाबगंज विधानसभा की, तो नवाबगंज विधानसभा में कई सारे चेहरे हैं, जिनमें से एक चेहरा छोटेलाल गंगवार जी का है जो आज मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनकी चुनावी मुद्दे क्या हैं, चुनावी तैयारियां क्या हैं और ये किस तरीके से क्षेत्र में जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। तो छोटेलाल गंगवार जी, आपका स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कुछ इंट्रो आपका देने की कोशिश की है मोटा मोटी, चाहें तो इसमें कोई और इजाफा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं मास्टर छोटेलाल गंगवार नवाबगंज तहसील के ग्राम चेना का निवासी हूँ और वर्ष 1974 से बरेली के प्रतिष्ठित इंटर कॉलेज कुंवर दयाशंकर एडवर्ड मेमोरियल इंटर कॉलेज में टीचर रहा, अध्यापक रहा और वहीं से अध्यापक रहते नवाबगंज की जनता की सेवा करने का बीड़ा उठाया और सेवा बराबर करता रहा। मैं राजनीति में समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव के साथ लोकदल से ही उनके साथ मैंने राजनीति की। उन्होंने मुझे 1993 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ाया, मैं थोड़े वोटों से चुनाव हार गया और 1996 में भारी बहुमत से मैं चुनाव जीता। 1999 में अध्यापक रहते, विधायक रहते मैं बरेली लोकसभा से लोकसभा का चुनाव लड़ा। उसमें मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के मुकाबले चुनाव हारा, लेकिन सेकंड स्थान पर रहा। तब से मैं बराबर राजनीति में सक्रिय हूँ और अब मैं नवाबगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरे कार्यकाल का सवाल है, मैंने विधायक रहते नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र के तमाम वो गाँव जिनमें जाने का कोई रास्ता नहीं था, मैं 10-20 गाँव के नाम आपको बताता हूँ, जिसमें दुबावट, लाड़पुर, पनुआ, रूपपुर पैगा, यहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। मैंने यहाँ सड़कें बनवाने की बात की, सड़कें बनवाई और नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में 3 मार्केटिंग शेड भगुआ बाज़ार, कोयलड़िया और नकटी नारायण में बनवाया। नवाबगंज क्षेत्र में तो कई नदियों के पुल मैंने बनवाए। एक बहुत बड़ा पुल का काम स्वीकृत करवाया जो बरखेड़ा और नवाबगंज को सीधे जोड़ता है। उस पुल के बनने से क्षेत्र के तमाम लोगों को बहुत लाभ हुआ, क्योंकि बरखेड़ा के अंदर उस पुल बन जाने के बाद 2 गन्ना की फैक्ट्री लग गई, जिनसे गन्ना किसानों को बहुत लाभ हुआ। एक पुल का और मैं जिक्र करना चाहूँगा, सुनौर देशनगर का पुल, जो वर्ष 1980 में पूर्व स्वर्गीय मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने स्वीकृत किया था। इसके बाद 84 में विधायक बना, 80 में विधायक बना, 89 में विधायक बना, 91 में विधायक बना, 94 में विधायक बना। किसी ने उस पुल को बनवाने की सुध नहीं ली। जब मैं विधायक बना तो 1 महीना के अंदर उस पुल की स्वीकृति कराई और 8 दिन के अंदर काम शुरू हो गया। वो पुल क्षेत्र के तमाम
रास्ताओं उस पुल ने खोली। एक उससे रास्ता बनी मधुपुरा वो भूता ब्लॉक को, एक रास्ता बनी भगुआ बाज़ार से रसूला चौराहे तक, और एक रास्ता बनी उस पुल ने जोड़ा रिसौरा तक। तो पूरी लगभग पूरी विधानसभा के आने जाने का रास्ता खुला। एक बहुत प्रतिष्ठित गांव जिगनिया भगवंतपुर, जिस गांव में सबसे ज़्यादा लोकसभा स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन वहाँ नदी पर पुल टूटा हुआ पड़ा था, लोग पाइपों पर चढ़कर गांव जाते थे। उस पुल की सुध किसी ने नहीं ली। मैं जब विधायक बना तो मैंने वो पुल स्वीकृत करवाया। ये ज़रूर कि उस समय पैसा रिलीज नहीं हो पाया नाबार्ड से, बाद में पैसा रिलीज हुआ, इसके बाद उस पुल का निर्माण हुआ। उस पुल से तमाम बरेली पीलीभीत की रोडें जुड़ी, इधर कुलड़िया से जुड़ा जो ब्लॉक मुख्यालय है, इधर बरखेड़ा से जुड़ा। तो तमाम ऐसे विकास के कार्य किए। हमारा एक ही नारा था, काम करेंगे विकास करेंगे। विकास किया, जो एक ऐतिहासिक विकास है नवाबगंज के अंदर। कहीं भी जाके आप किसी गांव में जाके पूछ लें कि जो काम 50 साल में नहीं हुआ, वो काम मास्टर छोटेलाल गंगवार ने 5 वर्ष के अंदर कराया। जी, बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में 5 साल के अंदर जो काम किए हैं वो आज तक उस दौर में उस समय तक किसी ने नहीं किए थे। पुलों का निर्माण कराकर इन्होंने एक अद्भुत और अभूतपूर्व कार्य किया था, जिससे कई सारे गांव और कई सारे ब्लॉक के लोग आने जाने के लिए उनके लिए रास्ता बन गया। लेकिन अब 2022 का विधानसभा चुनाव सर पर है और परिस्थितियां बदल रही हैं। लेकिन एक बड़ी बात और बड़ा नया मुद्दा ये है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाना था, लेकिन पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक होने की वजह से जो परेशानियां छात्रों को हुई हैं या जो दिक्कतें सामने आई हैं, सिस्टम में ख़राबी है या कहाँ पे गड़बड़ी है, क्या नज़रिया रखती हैं सर? ये भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार सत्ता में आई है तब से बिल्कुल रोजगार जो है बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है। अभी 2 दिन पहले जो टीईटी की परीक्षा हुई थी उसमें एक तो सिस्टम बहुत गलत कि बनारस वाले बरेली भेजे जा रहे हैं 500-550 किलोमीटर की दूरी पर, और दूसरे वो बेचारे आ रहे हैं रेल के प्लेटफार्मों पर लेटे हुए हैं, और इसके बाद भी परीक्षा नहीं हो रही है। ये एक बार नहीं, जब से ये सरकार बनी है 4-5 बार पेपर लीक हो चुके हैं। इस सरकार की व्यवस्था बिल्कुल फेल है, जीरो है, शून्य है। कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई व्यवस्था नहीं है। आज तक ये नौकरी देने का 4 साल से वायदा तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं किसी बेरोजगार को नौकरी नहीं दी है। इसी तरह से परीक्षाएं होती हैं, पेपर लीक होते हैं, परीक्षाएं हट जाती हैं। करोड़ों अरबों रुपया छात्रों का, अभिभावकों का, उन अभिभावकों को कितनी तकलीफ़ और कितनी दिक्कत है जो पैसा यहाँ जमा करते हैं, वो परीक्षा होती नहीं। लड़का लड़की जो है सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था। क्या लगता है अगर सर 2022 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या परीक्षाएं जो आयोजित होंगी तो क्या पर्चे उस वक्त लीक नहीं होंगे, और किस तरीके से जो है आपकी पार्टी काम करेगी छात्रों? देखिए, हमारी पार्टी जब भी सरकार में थी कभी कोई पर्चा लीक नहीं हुआ। जो एलिजिबल थे, जो योग्य थे, उन्हें नौकरियां दी गई। और आज तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश की हो गई है कि 45% हर विभाग में पद खाली है। ये स्थिति आज तक सरकार की हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर तो कुछ है ही नहीं। हम वापस आते हैं अपनी विधानसभा नवाबगंज के अंदर और बात करते हैं विधानसभा नवाबगंज की, क्योंकि मास्टर छोटेलाल गंगवार जी ने 121 नवाबगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट के लिए आवेदन किया है। तो हम जानना चाहेंगे कि अगर आप दोबारा फिर से नवाबगंज विधानसभा को जीतकर एमएलए बनते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी नवाबगंज के लोगों के लिए? हमारी प्राथमिकता होगी कि इस नवाबगंज के अंदर उद्योगों की स्थापना की जाए,
एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाए या एक कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाए, जिससे लोगों को नौजवानों को रोजगार मिले, उन्हें काम मिले और इस देश का विकास हो। ये और विकास के क्षेत्र में कोई ऐसा गांव हमने उसी समय नहीं छोड़ा था जिसमें विद्यालय नहीं बनवा दिया। हर 3 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय बनवा दिया और नवाब कुलड़िया जैसी जगह पर छत्रपति शिवाजी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना कराई। नवाबगंज में डॉक्टर श्यामाचरण छोटेलाल गंगवार विद्यालय की स्थापना कराई। तो ये सरकार हर क्षेत्र में फेल है। 4 वर्षों से इस सरकार के अंदर छात्रों को, नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। तो ये पाखंडी लोग हैं, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। जनता अब इन्हें समझ चुकी है और 2022 में हमें पूर्ण विश्वास है कि समाजवादी पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनेगी और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, ऐसा कहना है छोटेलाल गंगवार जी का, जो कि पूर्व विधायक हैं नवाबगंज विधानसभा से। और अगला सवाल मेरा ये है कि अगर नवाबगंज विधानसभा की बात करें तो नवाबगंज विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह महंगाई बढ़ी है, तेल के दाम 200 रुपये लीटर से ऊपर हैं खाने के तेल के। अगर पेट्रोल की बात करें तो 100 रुपये लीटर से ऊपर है और अगर गैस के दामों की बात करें तो गैस के दाम 1000 रुपये का सिलेंडर है। तो क्या लगता है सर, ये जो महंगाई बढ़ी है तो इससे आपको चुनाव में फ़ायदा होने की संभावना है? इस महंगाई से इस सरकार ने जो गरीबों को सिलेंडर दिए थे, वे बेचारे सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं। इससे पहले जो सरकार थी 400 रुपये रेट था, अब 1000 रुपये रेट है। इस सरकार ने वायदा किया 25 रुपये को डीजल देंगे, डीजल मिल रहा है 90 रुपये को। वायदा किया पेट्रोल 35 रुपये को देंगे, तो आप लोग खुद ही पेट्रोल डलाते हो मोटरसाइकिल में, 100 रुपये ऊपर है नीचे है। तो ये हालात महंगाई केवल सरकारी जो चीज़ें हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं, इसमें स्टॉकिस्ट माल भर रहे हैं बेरोक टोक किसानों का। नवाबगंज का एक और बड़ा आपने सुना होगा कि पिछली वर्ष जो धान तोला गया वो उसमें 85 बेकाश्तकार थे जिनके पास 1 बीघा ज़मीन नहीं है। उसकी जांच सरकार 1 साल से करा रही है, अभी उसको जांच में हुआ नहीं। तो ये सब माफियाओं का, पर ये सरकार माफियाओं का काम कर रही है। किसानों का, गरीबों का इसे कोई फिक्र नहीं है। जहाँ ये देशभक्ति की बात करते थे, हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, बहुत बड़े देशभक्त हैं, तो देश को बेचने का काम कर रहे हैं। हवाई अड्डा बेच दिए, रेल बेच दी, समझिए, BSNL बेच दिया और अब सुना है निगम को भी बेच रहे हैं। वो तो काश्तकारों का आंदोलन, किसान आंदोलन अब तक चला, वरना किसानों की ज़मीन भी सब अडानी, अंबानी और टाटा को ये देने वाले थे। तो ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार से किसी गरीब का, किसी कमज़ोर का, नौजवान का, बेरोजगार का भला होने वाला नहीं है। ये जनता खूब समझ चुकी है। आने वाले चुनाव में इनका उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। जी, बहुत बड़ी बात और बहुत बड़े दावे किए हैं कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ फेंकेगी। कार्यक्रम के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप क्षेत्र की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से और पूरे प्रदेश की जनता से हम केवल यही अपील करना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी को कामयाब करें। जो समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और माननीय मुलायम सिंह यादव और जनेश्वर मिश्र के नेतृत्व में इस प्रदेश में काम किया। जी, आज हमारे साथ मौजूद थे नवाबगंज विधानसभा के पूर्व विधायक जनाब छोटेलाल गंगवार जी, जिन्हें मास्टर छोटेलाल कहते हैं क्योंकि एक शिक्षक थे। बहुत अच्छा अंदाज़ है इनका और बहुत अच्छी इनकी योजनाएं हैं और पहले भी इन्होंने MLA रहकर नवाबगंज के लोगों के लिए काम किया है। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूँगा। देखते रहिए स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। जय हिंद, जय भारत।